हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2026 में सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हैं, मैक्सिमम अलाइबल लिमिट क्या है, इसके अलावा कितना कैश डिपॉजिट आप कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो, एक टाइम पे कितने बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। इन सभी लिमिट को समझेंगे कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कैश ट्रांजैक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए सबसे पहले समझते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा इनकम टैक्स या फिर आरबीआई कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताता कि आप कितना पैसा अपने अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन होता है। यह बोलता है कि आपकी जो भी इनकम, जो पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखा है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अब ये एक्सप्लेनेबल इनकम क्या होती है, आपको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। तो मिस्टर राम पिछले 5 साल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। ऑन एन एवरेज हर साल उनको 10 लाख की इनकम होती है। 5 साल में 50 लाख की अप्रोक्सीमेट इनकम होती है। अब अगर उनके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 40 लाख से 50 लाख के आसपास के बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो जस्टिफाइबल है, एक्सप्लेनेबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मिस्टर राम जी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ पड़े हुए हैं तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है 1.5 करोड़ का, उसको इनकम टैक्स के प्रोविजन जो है अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलते हैं, जिसको ब्लैक मनी की तरह ट्रीट किया जाता है। और इनकम टैक्स के अंदर 84% तक की टैक्स और पेनाल्टी वहाँ पर चार्ज की जाती है। चलिए अब चलते हैं अगली बैंक लिमिट की तरफ, जो है कि बैंक में कितना पैसा आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप बैंक के अंदर 10 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पर बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर रिपोर्ट कर सकता है। एसएफटी के रूप में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, जो कि आपके एआईएस में आता है। और सभी रिसेंटली देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे केसेस में टैक्स पेयर से पूछा है कि जो कैश आपके डिपॉजिट किया है अपने बैंक के अंदर, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपके पास ये पैसा आया है। तो यहाँ पर अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान करके वहाँ पर भी 84% तक का टैक्स और पेनल्टी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के तहत लगाया जा सकता है ना। इसी तरीके से कैश विड्रॉल की लिमिट की अगर बात करें तो कैश विड्रॉल की लिमिट भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख की होती है। अगर आप इससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं एक बैंक से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देता है। अगर अब ये कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की जो लिमिट है 10 लाख की है, ये बैंक वाइज अप्लाई होती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। आपके 2 बैंक अकाउंट है, एक एचडीएफसी में है और एक एसबीआई के अंदर है। अगर आप दोनों में 9 लाख और 9 लाख के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में कोई भी बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों ही केसेस में अलग अलग बैंक है और दोनों ही लिमिट 10-10 लाख है और उसके अंदर ही आपने ट्रांजैक्शन की है। वही दूसरी तरफ आपका एक आईसीआईसीआई बैंक है जिसके अंदर आप 12 लाख का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर देते हैं, तो इस केस में आपने 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको रिपोर्ट करेगा। तो स्ट्रेटेजिकली आप अपने कैश डिपॉजिट और विड्रॉ को भी यहाँ पर जो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है उस केस में अब आप बात करते हैं करंट बैंक अकाउंट की लिमिट की। तो सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख होती है, लेकिन करंट अकाउंट में यह लिमिट इंक्रीज कर दी जाती है 50 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की लिमिट होती है एसएफटी रिपोर्टिंग के लिए। नाउ अब बात करते हैं आरबीआई के एक इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट की बीएसबीडीए जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम की अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आने वाली। इसके अंदर जो बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जो झंझट थी वो अब आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आप अपना एक ऐसा अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। बीएसबीडीए खाता जितनी भी सुविधाएं है, चाहे नेट बैंकिंग की हो, डेबिट कार्ड की हो, एसएमएस की हो, ट्रांजेक्शन की हो, मेल की हो,
कैश विड्रॉल की हो या एटीएम विड्रॉल की हो, जो भी बेसिक बैंकिंग सुविधा है वो प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर बैंकों को, यहाँ तक कि प्राइवेट बैंकों को भी इसे फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही BSBD खाता खुलवा सकता है। तो तो आप इस खाते में जो है इसे खोल भी सकते हैं, साथ ही अगर आपका कोई मौजूदा खाता है तो आप उसे भी इस नई योजना के अंतर्गत BSBD खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की परेशानी खत्म हो जाएगी और सभी बैंकों के लिए ऊपर लागू होगा, चाहे वह निजी बैंक हो या सरकारी बैंक हो। या निजी बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा काफ़ी अधिक होती है, तो वहाँ पर आपको जो यह राहत मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण अपडेट PPF धारकों के लिए है। यदि आपका कोई भविष्य निधि खाता है तो अब आप उसे सीधे UPI की सहायता से अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। मार्च अप्रैल के आसपास आपको यह सुविधा भी जल्द देखने को मिलेगी। चलिए अब समझते हैं ऑनलाइन लेनदेन की सीमा क्या होती है। UPI के मामले में आप आमतौर पर एक दिन में 1 लाख तक स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि यह सीमा 5 लाख तक बढ़ जाती है। यदि आपको अस्पताल, शिक्षा बीमा या शेयर बाजार के लिए पैसा देना है तो यह सीमा 5 लाख तक हो जाती है। अगर IMPS की बात करें तो IMPS में आप 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। IMPS में इंस्टेंट ट्रांसफर भी होता है। यदि हम NFT की बात करें तो NFT की कोई सीमा नहीं होती। न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बैंक की सीमा यहाँ लागू होती है और आपकी व्यक्तिगत नेट बैंकिंग की जो सीमा होती है वह लागू होती है। आपको उसे जरूर जांचना चाहिए। इसके बाद अगर RTGS की बात करें तो RTGS 2 लाख से शुरू होता है। न्यूनतम 2 लाख की RTGS होती है और अधिकतम RTGS की कोई सीमा नहीं होती और आप RTGS के माध्यम से वास्तविक समय में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप कितने बैंक खाते रख सकते हैं। RBI या आयकर बैंक कोई भी सीमा यहाँ परिभाषित नहीं करता है कि आप कितने भी बैंक खाते बनाए रख सकते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त होती है, आपको प्रत्येक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होता है और साथ ही आपको उन बैंक खातों को ITR में रिपोर्ट भी करना होता है। आपको अपने बैंक खातों को आयकर रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा आयकर में 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। यदि आप एक व्यवसायी, आपके पास GST नंबर है तो आपका अपना बैंक खाता GST नंबर पर अपडेट कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपको GST नंबर भी सस्पेंड हो सकता है। आगे बात करते हैं बैंक से कैश निकालने पर आपकी SFT रिपोर्टिंग होती है। यदि आप 10 लाख से अधिक निकालेंगे तो इसके अलावा आपका TDS भी काटा जाता है। यदि आपने ITR दाखिल किया है तो एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक निकालने पर 2% TDS काटा जाएगा। लेकिन यदि आपने पिछले 3 मूल्यांकन वर्षों का ITR दाखिल नहीं किया है तो यदि आपने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से 1 करोड़ तक नकद निकाला है तो 2% TDS काटा जाएगा और यदि आपने 1 करोड़ से अधिक की निकासी की है तो उसी स्थिति में 5% का TDS काटा जा सकता है। हालांकि आप इस TDS का दावा ITR फाइलिंग के समय कर सकते हैं। आप TDS रिफंड का दावा कर सकते हैं। तो मैं हिमांशु अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले सत्र।